देखो, भारत का जो स्पेस सेक्टर है और यूएस वगैरह के स्पेस सेक्टर में दो फ़र्क है। भारत में प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वॉल्व नहीं है और यूएस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपको पता होगा एलन मस्क की जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, बहुत ज़्यादा उसने अचीवमेंट हासिल की है। भारत में जो भी स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट है वो आपको इसरो की वजह से देखने को मिलता है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा चलता रहेगा? सरकार ने कुछ ऐसा किया नहीं, तो सरकार ने ऐसा किया। सरकार ने इन स्पेस को इस्टेब्लिश किया। आज अभी न्यूज़ में अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये भी आप जान लो कि सरकार ने इन स्पेस को इस्टेब्लिश किया, जिसे इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर बोला जाता है। 2020 में सरकार ने उसे इस्टेब्लिश किया। पर्पज़ क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी है उसको हम स्पेस के फील्ड में बढ़ाएंगे, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता था। ठीक है, मतलब क्या, इसका पर्पज़ क्या था कि स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे 2020 में ही। और इसका मुख्यालय कहाँ पे खोला गया? अहमदाबाद में। और सिर्फ इसे ही इसरो ने नहीं खोला, बल्कि अंतरिक्ष कॉरपोरेशन की शुरुआत की। अगर आप देखोगे, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन की दोनों पर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, हाई रेटेड चांसेस हैं, क्योंकि अभी इन पे बनाया नहीं है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन शुरुआत यूपीएससी इसरो ने 1992 में ही कर दी थी। ये क्या थी? ये इसरो की कॉमर्शियल आर्म थी। मतलब जैसे मान के चलिए कि आपको अपना सैटेलाइट इसरो के द्वारा भिजवाना है, तो वो डीलिंग करने का काम अंतरिक्ष कॉरपोरेशन करती थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक तो यूएस इसरो ने इन स्पेस को बनाया, दूसरा अंतरिक्ष को इसरो ने बनाया, तीसरा एक और तीसरा क्या, तीसरा तो खुद इसरो है। तो इसरो को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसरो के बारे में भी जान लीजिए आप कि 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु मिलेगा। पर्पज़ क्या है कि सैटेलाइट्स बनाना, लॉन्च व्हीकल्स बनाना, वेरियस मिशंस को ऑपरेट करना, ये यहाँ पे पर्पज़ है। ठीक है, बहुत सारे काम इसरो ने किए हैं, आपको पता ही है। ठीक, ये सारा काम होता है। अब अंतरिक्ष के अंदर एक चीज़ और है, अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड। ये क्या है? देखिए, अब क्या हुआ कि कुछ लोग तो चलो स्पेस में इन्वेस्ट करने लगे, लेकिन कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कोई नया बिजनेस खड़ा करना चाहता है स्पेस सेक्टर में, वो कैसे करेगा? तो उसके लिए अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की। अब अभी न्यूज़ में क्यों आ गया, इस कैपिटल फंड के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अभी न्यूज़ में क्यों आ गया ये फंड। न्यूज़ में इसलिए आ गया कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये जो फंड है वो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। मतलब लोग क्या है, स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ले रहे हैं, है ना। पर्पज़ क्या है? स्पेस सेक्टर के लिए फाइनेंशियल हेल्प देना, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, इन्हेंस करना स्टार्टअप्स को, ये सब काम है। और ये सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान करता है। ठीक है, ये कौन सा फंड है? अंतरिक्ष जो वेंचर फंड है। अब ऑप्शन देखते हैं कि इन द रिकॉग्निशन इन द रजिस्ट्रेशन विद सेबी एज ए कैटेगरी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड टू प्रमोट सोशल वेंचर। सेबी के साथ इसे अल्टरनेटिव कैटेगरी 1 में रखा गया है ना। और इसका पर्पज़ क्या? सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना। देखो, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। सेबी रजिस्टर्ड इसलिए होना जरूरी क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो सेबी क्या है कि हमारे देश की रेगुलेटरी बॉडी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसमें एक कैटेगरी आती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 2 की। उसके अंतर्गत अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल यहाँ पे रजिस्टर किया गया। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 जो बोला जा रहा है ना, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले को अगर आप इनकरेक्ट कर देते हो तो बचता है ये दोनों, तीसरा तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, जो बात कर रहा है कि इन स्पेस एक प्रमुख निवेशक के रूप में काम करता है, जबकि सिड भी वेंचर कैपिटल फंड का प्रायोजक है। ठीक है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि इन स्पेस सर्वर एज ए की इन्वेस्टर की तरह काम करता है। दूसरा ऑप्शन जो द फंड स्पेसिफिकली टारगेट इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप दैट हैव अचीव्ड अ टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL 4 एबव। मतलब क्या? टेक्नोलॉजिकल जो रेडीनेस लेवल है, एक लेवल बनाया गया चेक करने के लिए भाई तुम्हारा स्टार्टअप सच में काम कर रहा है कि बस तुम ये कागज़ के प्लेन बना के उड़ाना चाहते हो, है ना। तो एक लेवल बनाया गया है
टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, अगर उसमें आपने सही चीज़ें कर रखी हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या मिलेगा, लोन मिल सकता है या फंड मिल सकता है। तो 2-3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या जो न्यूज़ रहती है ना, वो अपने आप में स्टैटिक को समेटे रहती हैं। यहाँ पे आपने इसरो के बारे में देख लिया, अंतरिक्ष के बारे में देखिए, स्पेस के बारे में देखिए, और ये अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड के बारे में भी देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये सब आपने देखा और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आपको पता है क्या, नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए AIF ऐसे फंड्स होते हैं जो ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स होता है ना, जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर क्या होता है, कोई कॉरपोरेट कंपनी हो गई, कोई कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गए, इनके अलावा एक डिफरेंट सेक्टर होते हैं, है ना। तो ये एक तरह का क्या करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट लोग क्या करते हैं, पूल बनाते हैं फंड का और इसमें पैसा डाल देते हैं, ठीक है ना, ठीक, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट होता है ये वाला, है ना। तो ये चीज़ एक पूल बनता है, इस पूल से क्या जाता है, पैसा जाता है अलग अलग जगह। अब इसमें कैटेगरी 1 क्यों होती है, कैटेगरी 1 अगर आप देखोगे, कैटेगरी 1 इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल माने जाते हैं, लाभकारी माने जाते हैं कैटेगरी 1, है ना। जैसे वेंचर कैपिटल है, एंजल फंड है, सरकार इनको प्रोत्साहन देती है। और कैटेगरी 2 ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे डेट फंड हो गए। कैटेगरी 3 भी होती है, हाई रिस्क वाले, ठीक। तो ये कैटेगरी 2 में आता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आपने देख लिया कि जनरल जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उससे अलग एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाता है, क्योंकि ये स्पेस का सेक्टर एक अलग ही टाइप का सेक्टर है ना। आपको बोलूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो तो आप नहीं करोगे, आप किसी टाटा मोटर्स का शेयर ले लोगे लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इसलिए अलग से इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाता है। चलिए, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं समझना, उसका जो स्टैटिक है वो भी समझना, ठीक है। अभी गुजरात में क्या हुआ कि संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। संग्रहालय का उद्घाटन, क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये किस डायनेस्टी के शासक हैं, तो सम्राट संप्रति मौर्य डायनेस्टी के शासक हैं। मौर्य डायनेस्टी के शासक हैं, तो मौर्य डायनेस्टी के शासक है तो कब थे, 224 BC से 215 BC के टाइम पे इनका टाइम पीरियड था। तो भाई मौर्य डायनेस्टी तो और भी बहुत बड़े बड़े शासक हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की, सबसे बड़े शासक। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने शासन किया, बिंदुसार के बेटे अशोक ने शासन किया, है ना। अशोक के बाद दशरथ और बहुत सारे रूल्स ने, लास्ट में बृहद्रथ ने शासन किया। बाद में मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना इस्टेब्लिश होता है, पुष्यमित्र शुंग इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये तो बात हो जाती है किसके संबंध में, आप डायनेस्टी के संबंध में। लेकिन अगर आप देखो तो मौर्य जो डायनेस्टी उसका रुझान जो है जैन जो रिलीजन था उन्हीं की तरफ ज़्यादा था। हालांकि वो सभी धर्म को वित्त पोषण उन्होंने किया, लेकिन उनका रुझान जैन डायनेस्टी, जैन जो रिलीजन था उसमें ज़्यादा था। तो जैन जो धर्म उसकी शुरुआत महावीर, स्वामी महावीर ने की थी, है ना। 24वें तीर्थंकर थे जैन डायनेस्टी, जैन धर्म के पहले कौन थे तीर्थंकर, तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है, ऋषभ देव को माना जाता है। तो ये तो बात हो जाती है बेसिक। लेकिन जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, लक्ष्य क्या है जैन धर्म का, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करना लक्ष्य। फिर जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, त्रिरत्न आप जान लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। त्रिरत्न मतलब क्या, सम्यक दर्शन, समान दृष्टि रखना, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये क्या होता है, त्रिरत्न माने जाते हैं जैन धर्म में। बुद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ माने जाते हैं त्रिरत्न, लेकिन जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को त्रिरत्न माना जाता है। और वहीं पंच महाव्रत आपको देखने को मिलेगा जैन धर्म में। कल ही मैंने PYQ को जब मैं क्लास ले रहा था जूम पे स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पे मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि पारमिता को लेकर क्वेश्चन पूछा UPSC ने। आपने PYQ मेरे देखे होंगे तो पारमिता को लेकर क्वेश्चन, मैंने पहला क्वेश्चन टैकल किया था, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो जैन धर्म में अगर आप देखोगे पंच महाव्रत जो है वो कौन कौन से हैं, अहिंसा है मतलब वॉयलेंस ना करना, सत्य है अर्थात झूठ ना बोलना, अस्तेय, अस्तेय मतलब क्या, जितनी आवश्यकता से ज़्यादा जो धन है उसका संग्रह ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह ना करना, और ब्रह्मचर्य मतलब क्या, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये जैन धर्म की फिलॉसफी है। स्टेटमेंट देख लें कि ही वाज मौर्यन रूलर एंड द डायरेक्ट सक्सेसर ऑफ सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का पुत्र था, डायरेक्ट सक्सेसर था। भाई ये तो मुझे भी नहीं पता करेक्ट है इनकरेक्ट है क्या है ना, सॉरी। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि उन्हें जैन धर्म के प्रसार, हिंसा के प्रसार के लिए जैन अशोक कहा जाता है। ये थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है करेक्ट हो सकता है, ठीक है, फिर भी देखते हैं क्या है मामला। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये कह रहा है
कि हीज इन्फ्लुएंस इन स्प्रेडिंग जैन कल्चर एक्सटेंड बियॉन्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनटू रीजनल लाइक ईरान एंड अरब कंट्रीज। उनका जो प्रभाव था वो भारत के ईरान अरब क्षेत्र तक भी फैला। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा तीसरा करेक्ट है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ही वॉज ग्रांड सन ऑफ अशोक का, तो डायरेक्ट पुत्र नहीं थे, ग्रांड सन थे अशोक के। ये बात आपको पता होना चाहिए। अशोक के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र थे संप्रीति, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, युविका कार्यक्रम के बारे में समझते हैं कि भाई युविका कार्यक्रम जो स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ज्ञान प्रदान करता है, मतलब बेसिक नॉलेज प्रदान करता है स्पेस सेक्टर में, वो किसने शुरू किया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना क्योंकि आपको पता है कि स्पेस सेक्टर में ज्ञान प्रदान करने के लिए इसरो ही ऐसे ही कार्यक्रम शुरू करेगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे कन्फ्यूजन था, शिक्षा मंत्रालय भी हो सकता था, नीति आयोग तो पता नहीं, पर शिक्षा मंत्रालय उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसरो ने शुरू किया। इसरो का पर्पज़ क्या था, भाई छात्रों को भी स्पेस के बारे में जानकारी दो। कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 3 में पढ़ रहे हैं, है ना, सॉरी, हर राज्य से 3 छात्रों को सिलेक्शन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये इसरो का कार्यक्रम है, युविका कार्यक्रम, जिसको हमने यहाँ पर देखा। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए एथेनॉल के बारे में बात कर लेते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी टॉपिक पे आते हैं। देखो एथेनॉल कैसे बनता है ना। एथेनॉल बनाने की 2 प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस होती है जिसे किण्वन कहा जाता है, किण्वन या फर्मेंटेशन मेथड कहा जाता है। अच्छे से लिखता हूँ यार, किण्वन। तो फर्मेंटेशन मेथड में क्या होता है, सबसे ट्रेडिशनल मेथड होता है, जैसे मान के चलिए आपके पास गन्ना है, गन्ने से बना गुड़ है, स्टार्च है, जो चावल मक्के से बनता है ना, यह शर्करा प्राप्त की जाती है इस प्रोसेस में, ठीक है ना। फिर उसको किस में मिलाया जाता है, यीस्ट में मिलाया जाता है, यीस्ट या खमीर में मिलाया जाता है, ठीक। यीस्ट क्या करता है, जो शर्करा आपने दिया है ना, शर्करा को एथेनॉल में बदल देता है। मतलब क्या किया आपने, ये जो प्रोडक्ट दिया, कौन सा, गुड़ है, गन्ना है, स्टार्च है, इससे शुगर मिलती है, उसको उसमें ईस्ट मिलाया, तो ईस्ट मिलाने के बाद एथेनॉल हमें मिला और CO2 में बदल देता है उसे, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, एनारोबिक प्रोसेस होती है, मतलब कि बिना ऑक्सीजन की इस प्रक्रिया को कंडक्ट किया जाता है। शराब वगैरह बनाने में प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो एक पहली प्रोसेस है किण्वन की, दूसरी प्रोसेस होती है एथीन से बनाना। एथीन, एथीन से भी बनाया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है एथीन से, ये जो आपका एथेनॉल वो बनाया जाता है, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, एथीन जिसका फार्मूला C2H4 है, उसमें पानी मिलाया जाता है, H2 में वो मिलाया जाता है, इससे एथेनॉल बनता है, ठीक। तो ये तो बात होगी एथेनॉल बना लेगी। अभी न्यूज में क्यों था एथेनॉल, न्यूज में इसलिए था, न्यूज में इसलिए था कि सरकार क्या करी, सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें मिनिमम ऑक्टेन नंबर होगा। अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलेगा, जबकि अभी तक कैसा था कि 10% के आसपास ही मिल रहा था, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। एथेनॉल E20 का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा जाता है E20 का मतलब क्या, कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा B ओनली, ठीक है। 20% एथेनॉल और क्या 80% पेट्रोल, ठीक है, सही आंसर हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए काम करती है। तो अभी सरकार ने क्या किया, अभी अल्जीरिया वाला न्यूज़ पहले देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं अल्जीरिया वाली न्यूज़ क्यों थी। देखो रिसेंटली क्या हुआ, 7th राउंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ है, किसका, भारत और अल्जीरिया के बीच में। अल्जीरिया को लेकर न्यूज करंट क्वेश्चन कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे, ठीक है ना। अल्जीरिया का मैं आपको सबसे पहले छोटा सा मैप बना के दिखाऊंगा। मैप इसलिए बनाऊंगा, दिखा देता तो हो सकता है ना याद हो। देखो ये अफ्रीका का मैप है ही, ये अफ्रीका मैप है, आपने देख रखा है। इस अफ्रीका मैप में ये कंट्रीज को बोला जाता है क्या, मोरक्को, क्या बोला जाता है, मोरक्को बोला जाता है। साथ ही ये कंट्री है, इसको बोला जाता है वेस्ट सहारा, वेस्ट सहारा, इसको वेस्ट सहारा बोला जाता है, ठीक। फिर उसके बाद एक ये कंट्री आती है, इस कंट्री को बोला जाता है मॉरिटानिया, मॉरिटानिया। फिर एक यहाँ पे ये कंट्री है, इस कंट्री को बोला जाएगा क्या, माली, माली, माली। मतलब कि मोरक्को, वेस्ट सहारा, मॉरिटानिया और माली, 4 कंट्री हो गई। फिर एक यहाँ पे कंट्री आ जाएगा, उसको बोला जाएगा नाइजर, ठीक। यहाँ पे कंट्री है, उसको बोला जाएगा लीबिया, लीबिया।
और एक कंट्री छोटा सा यहाँ पे आपको मिलेगा, उसको क्या बोला जाएगा, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, वेस्ट सहारा, मोरक्को, इतने देशों के बीच में एक देश है यहाँ पर, इसको क्या बोला जाता है, अल्जीरिया। अल्जीरिया। अब ऑब्वियस है कि मेडिटेरियन सी में भी पानी इसका गिरता है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है बताइए अब, इसकी कैपिटल अल्जीरियस होगी, ठीक है। तो 7 देशों से इसकी बाउंड्री है, इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट वगैरह भी यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। जेदी केली नाम की रिवर है, तो न्यूज़ में था इसलिए हमने यहाँ पे इसकी लोकेशन यहाँ पर देख लिया। तो नॉर्थ अफ्रीका का एक क्षेत्र है, इट्स वेरी ऑब्वियस है ना, नॉर्थ अफ्रीका का क्षेत्र है जो अल्जीरिया राजधानी है, अल्जीरियस राजधानी है इसकी। माउंट तहार सबसे ऊंची चोटी अल्जीरिया की। मेघरीब, उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र को मेघरीब बोला जाता है। तो 3 के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे अल्जीरिया के बारे में करेक्ट हो जाएंगे। क्या हुआ था अभी यहाँ पे, सेबंद फॉरेन ऑफिसर्स कंसल्टेशन हुआ था भारत का अल्जीरिया के साथ, ऑफिसर्स के बीच में वार्ता अगर कह सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं किसके बारे में। रिसेंटली स्नो आउल हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन बाय यूएन कन्वेंशन कंजर्वेटर माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, है ना। तो स्नो आउल जो है वो न्यूज़ में आ गया। क्या हमने इस पे क्वेश्चन बनाया है स्नो आउल पे, यस ये बना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, द लार्ज वाइट एवियन स्पीसीज इन नेटिव आर्कटिक टुंडा, आर्कटिक टुंडा में एक सफ़ेद प्रजाति है, वो निवासी है। अनलाइक मोस्ट इट्स रिलेटिव इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल हंट ड्यूरिंग द डे, अपने प्रजातियों के तरह ये ऐसा काम नहीं करती बल्कि ये दिन में भी शिकार करती है। इट हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल प्रोटेक्शन अंडर द CMS बॉर्न कन्वेंशन। कल ही हमने बॉर्न कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था, और ये बॉर्न कन्वेंशन के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। ये किसके बारे में बात की, ये स्नोई आउल के बारे में बात हो रही है, स्नोई आउल के बारे में बात हो रही है। अभी इसको शामिल किया गया है। वाइट कलर का आउल होता है आर्कटिक रीजन में, आपको देखने को मिलेगा। IUCN में इसका स्टेटस वल्नरेबल है, ठीक है। यह इट इज ए सेडेंटरी बर्ड दैट नर्व लीव इट्स ब्रीडिंग, ये क्या एक स्थायी पक्षी है, नहीं ये घुमंतु है, घूमने फिरने वाला है। तो ये तो मुझे इनकरेक्ट लगता है। इट इज़ ए नोमैडिक हंटर हु ब्रीडिंग डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे लाइक लिमिंग, ये घुमंतु शिकार जिसका प्रजनन शिकार उपलब्धता पर निर्भर करता है। हो सकता है ये आंसर करेक्ट हो। तीसरा, लिस्ट कंसेप्ट होने की क्यों ये वल्नरेबल है, यह वनस्पति नहीं खाता भाई, ये शिकार करता है, वनस्पति क्यों खाएगा, ये भी गलत, पहला भी गलत। तो ऑब्वियस है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो स्नो येलो आउल के बारे में हमने यहाँ पे बात की, इसे CMS के अंतर्गत यहाँ पे शामिल किया गया है ना। अब बॉर्न CMS जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर हम देखेंगे बॉर्न का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बॉर्न जो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। CMS का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। चलिए, ये तो क्वेश्चन कल परसों नहीं मिलता। श्रीनगर से ले जाते समय NH1 पर कौन सा दर रहा था, ये आपको कमेंट करना है। नाथुला दर्ज गुजरोगे, जोजिला से, लिपुलेख से, या रोहतांग से, इन चारों का क्या ऑप्शन होगा, इसको आपको यहाँ पे मुझे बताना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर राइस वेल के बारे में, यहाँ पे न्यूज़ में थी। चलिए, राइस वेल के संबंध में आपको विचार करना है। इट इज़ द ओनली स्पीसीज ऑफ बलीन वेल दैट रेसिडेस ईयर राउंड इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यह गल्फ ऑफ मैक्सिको में रहती है पूरे वर्ष, एकमात्र प्रजाति है बलीन वेल की, ठीक है। देखते हैं भाई। दूसरा, 2021 में अलग प्रजाति के रूप में पहचाना गया, इससे पहले से ब्लू वेल की सब कैटेगरी माना जाता था, मतलब इसे ब्लू वेल कैटेगरी माना जाता था। 2021 में इसे अलग कैटेगरी माना जाता है। ये बात तो भाई मैं करेक्ट मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए न्यूज़ में था। 2020 में इसको अलग कैटेगरी दिया गया, पहले उसी में इसको शामिल कर दिया जाता था। साथ ही IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी करेक्ट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में पाई जाती है, नहीं पाई जाती, ये भी आपको बताना। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में पाई जाती है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या है इसका सही आंसर? तो अगर आप देखोगे 2021 में इसे नई प्रजाति के रूप में रजिस्टर किया गया है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में अगर आप जाओ, चौथा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते एक्सप्लेनेशन भी इसका। 5वां क्वेश्चन, हाँ नहीं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि इट वॉज प्रीवियसली कन्फ्यूज विथ अ ब्राइड वेल नॉट ब्लू वेल। देखिए यहाँ पे क्या फंसा दिया था क्वेश्चन में ये फंसा दिया था कि ब्लू वेल की सब पार्ट मानी जाती है। तो मुझे भी करेक्ट तो लग रहा था दूसरा, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये बात सही है कि 2021 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन ब्लू वेल की तरह इसको नहीं माना जाता था, है ना। ग्रे वेल ये जो यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन उसकी तरह माना जाता था, इस वजह से बताइए। तो इस तरह छोटा सा क्या है, कभी कभी गलती हो जाती है, लगता है कि ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है? अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के बारे में है। ब्लड कैंसर है जो वाइट ब्लड सेल्स को इम्पैक्ट करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बच्चों में बहुत ज़्यादा सामान्य है। तो ये मुख्यतः किससे प्रभावित करता है? क्या ये रेड ब्लड को प्रभावित करता है? नहीं, मैंने आपको बताया वाइट ब्लड सेल्स को और बोन मैरो को प्रभावित करता है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। हड्डी में दर्द होगा, बार बार संक्रमण होगा और ये समस्या देखी जाती है, इसमें बच्चों में भी ये समस्या देखी जाती है, इस वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे मल्टी इंस्टीट्यूट स्टडी हुई है 830 से ज़्यादा एडल्ट में, है ना, 8 एकेडमिक सेंटर में, तो ये भी रिसर्च सामने आई है, ठीक। तो ये अपने यहाँ पे इसको देखा तो श्वेत रक्त कोशिकाओं बोन मैरो को इम्पैक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन है एक, जिससे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन किसके बारे में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो गवर्नमेंट क्या करती है एक्सपोर्ट को लेके, जो जैसे मान चलिए कि कोई सामान हुआ ना, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट में कोई ज़्यादा कॉस्टिंग आ गई तो जो बिजनेस इंस्टीट्यूशन उनको क्या करते हैं, रिफंड देती है सरकार। निर्यात पर कोई जो कैसे लगाती है तो उसे रिफंड देती है। सरकार ने एक स्कीम की शुरुआत की थी ROSCTL। इसका पर्पज़ क्या था? टैक्स में रिबेट देना, खासतौर पे अपीयरल गारमेंट सेक्टर में जो एक्सपोर्ट होता है उसको सरकार ने और बढ़ा दिया। तो कब शुरुआत की गई थी सरकार द्वारा? 7 मार्च 2019 को शुरुआत की गई थी। पर्पज़ क्या था? एक्सपोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लग जाता है उसको वापस कर देना व्यापारियों को, जिससे उन्हें ज़्यादा घाटा ना हो, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे थी। सरकार ने रोड टेप स्कीम को भी सभी एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए शुरू किया है, जिसमें क्या किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को क्या पैसा वापस आ जाए, ठीक है। प्रारंभ किसके बारे? आयकर अधिनियम में जागरूकता के संबंध में प्रारंभ इनिशिएटिव 2026 को शुरू किया गया है, ठीक है। ये आज न्यूज में नहीं था, पहली न्यूज में था, लेकिन यहाँ पे पेयर्स में आ गया है, क्योंकि यूपीएससी में तो ऐसे ही आएगा, है ना, डे के हिसाब से तो करंट अफेयर बनेगा नहीं। तो आपने समझ लिया कि ये भी टैक्स रिबेट के संबंध में है, 2019 में इसको शुरू किया गया था। रोड टेप भी टैक्स रिबेट के संबंध में है और यहाँ पर प्रारंभ भी है। मतलब टैक्स रिबेट नहीं, बेसिकली एक्सपोर्ट के दौरान जो उनका टैक्स वगैरह लगता है वो उनके खाते में वापस आ जाए, ये यहाँ पे प्रयास रहता है, ठीक है।